अड्डा, मैं हूं तमन्ना। ऐसा लगता है जैसे सारा देश कतार में खड़ा हो गया है, नोट बदलने के लिए, एटीएम से पैसे निकालने के लिए या डिपॉजिट करने के लिए। काले धन और भ्रष्टाचार पर इस बड़ी लड़ाई में पूरा देश साथ में आ गया है। परेशानी है, तकलीफ है, लेकिन ये कड़वी दवाई सब निगल गए हैं क्योंकि इससे भविष्य सुनहरा होगा। कम से कम उम्मीद तो यही है। लेकिन आज आवाज अड्डा में हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। 500 और 1000 रुपए के नोट रद्द किए जाने से प्रभावित देशवासियों की तरफ से कि अगर हम सब साथ मिलकर भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार की कार्रवाई से कवच देने की तैयारी क्यों चल रही है। ये ऐसी खबर है जो अखबार के पन्नों में प्रमुख रूप से आपको शायद नहीं दिखी होगी। दरअसल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ऐलान किया है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अमेंडमेंट बिल में ऐसे प्रावधान किए जाएंगे कि किसी भी जांच एजेंसी को किसी भी सरकारी कर्मचारी की जांच करने से पहले मंजूरी लेनी होगी। मंजूरी देंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी सही अधिकारी। इसके बाद अगर कोई भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी रिश्वत ले तो उसकी शिकायत करना और जांच करवाना और मुश्किल हो जाएगा। हम पूछ रहे हैं कि जब पूरा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का खामियाजा भुगत रहा है, कैश के बिना काम चला रहा है, लंबी कतारों में खड़ा है, ऐसे समय पर क्या सरकार को भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन आसान करना चाहिए था या मुश्किल? क्या सरकारी तंत्र को दिया जाने वाला घूस काले धन का बड़ा सोर्स नहीं है? क्या इससे काले धन के खिलाफ लड़ाई कमजोर नहीं होगी? इस सब पर आज हम खास चर्चा करेंगे आवाज अड्डा में। हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी टीएसआर सुब्रमण्यन, बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम, कांग्रेस के प्रवक्ता नासिर हुसैन, स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ेंगे, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के कोऑर्डिनेटर वेंकटेश नायक हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह। स्वागत है आप सबका। जफर इस्लाम जी, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हालांकि ये भी बता दें कि ये अमेंडमेंट बिल पर मंजूरी सभी पार्टियों की है, लेकिन इस वक्त आपकी सरकार है जो इसे आगे पुश करेगी, विंटर सेशन में लाएगी। और ऐसे समय पर जब लोग काले धन को हटाने के लिए कई कुर्बानियां दे रहे हैं, खुशी खुशी दे रहे हैं, तो आपको उनका काम आसान करना चाहिए या मुश्किल? तमन्ना जी, पहले तो मैं बधाई देता हूं लोगों को जो कि अब थोड़ी थोड़ी तकलीफ झेल रहे हैं अभी और सरकार का हाथ बटा रहे हैं। जो हमने काम शुरू किया है ब्लैक मनी को खत्म करने का, उसमें वो साथ दे रहे हैं, तो हम उनको बधाई देते हैं और बधाई के पात्र भी है। जो भी लाइन में खड़े होकर पैसा विड्रॉ करें, थोड़ी दिन की बात है, सब कुछ स्टेबलाइज होगा। जो डिस्टेबलाइज होंगे वो लोग जो काला धंधा रखते थे। लेकिन अब जो सवाल आपने उठाया उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पहले तो ये बता दूं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं और लोग जो पैनलिस्ट हैं उनसे पूछता हूं, क्या एक ईमानदार ऑफिसर को किसी तरह के प्रोटेक्शन नहीं कहे? हमारी पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, जीरो टॉलरेंस पहली पॉलिसी। ये जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इसको जो है पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस पर डिबेट किया और डिस्कशन और इसको फाइनल शेप दे रहे हैं। तीसरी बात, हमारे जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो ऑफिसर सही काम कर रहा है, उसको आप उसी डंडे से और उसी एक ही ब्रश से उसको पेंट करेंगे या उसके लिए कहीं ना कहीं ऐसा प्रावधान रखेंगे जो साफ सुथरा अच्छा काम कर रहा है उसको कहीं ना कहीं इस बात एक काउंटर सवाल आपसे जफर इस्लाम, मेरे सही काम करें। लेकिन इसी पॉइंट पर एक जरूरी काउंटर सवाल और फिर डिबेट ओपन करते हैं। आप कह रहे हैं कि भ्रष्ट अफसर और ईमानदार अफसर के लिए एक तरह का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। आज क्या आपकी पार्टी, आपके नेता हर जगह ये नहीं कह रहे हैं कि अगर आपके पास काला धन नहीं है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ईमानदार को डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सब उसी चक्की से पिसेंगे ना? उसी तरह ईमानदार अफसर को डरने की क्या जरूरत है? अगर उसने कोई खराब काम किया नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है? कंप्लेंट है, जांच होगी, अगर जांच में कुछ पाया नहीं गया है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह जैसे जिसने काला धन नहीं रखा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तमन्ना जी देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर। आप एक तो डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा कि भाई ईमानदार और भ्रष्टाचारी में। दूसरी बात, अगर रंगे हाथ कोई पकड़ा जाता है तो उस पर कोई छूट नहीं, कोई किसी तरह का उस पर सीधे कार्रवाई होनी चाहिए।
बिल्कुल ये डिबेट किया गया है और सभी पार्टियों का इसमें ये कंट्रीब्यूशन है। कोई रूलिंग पार्टी अपने तरफ से लेके नहीं आ रही है। सभी पार्टियों का ये सोचना है कि जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको कहीं न कहीं इस तरह का कंफर्ट होना चाहिए कि एक डिस्टिंक्शन सरकार करती है जो कि भ्रष्टाचारी हैं और एक वैसे लोग जो बिल्कुल ईमानदारी से देश की सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और उनको बेखौफ काम करना चाहिए। वेंकटेश नायक जी, कंफर्ट तो आना चाहिए। वेंकटेश नायक जी, इस पर आपका क्या व्यू है? क्योंकि इसमें सिंपल सवाल है। देखिए, जो फॉल्स केसेस हैं वो आम जनता पर भी लगते हैं, ऐसा होता है जी। और वो उस पूरे प्रोसेस से निकलकर फिर तय किया जाता है कि वो केस गलत है या सही है। ये खास प्रोटेक्शन की क्यों जरूरत पड़ रही है? देखिए, जो कदम ये उठा रहे हैं उसके पीछे के तथ्य में बहुत सारी समस्याएं हैं। आमतौर पे ये देखा गया है कि भ्रष्टाचार निर्मूलन कानून में उसका दुरुपयोग न हो, इसलिए सेवानिवृत्त अधिकारियों को कुछ कवच देने की जरूरत है ताकि उनके ऊपर किसी तरह का दोषारोप गलत तरीके से ना लगे। लेकिन ये जो कानूनी प्रावधान है वो तब लागू होता है जब मामला कोर्ट में पहुंचे। यहां पर जो सरकार कदम उठा रही है वो ये कह रही है कि कोई भी आरोप किसी अधिकारी के खिलाफ लगता है भ्रष्टाचार का, उसको उसकी तहकीकात करने से पहले सरकार को की इजाजत लेनी पड़ेगी। ये कहां का तर्क है? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। तहकीकात ही नहीं करेंगे। तहकीकात करने से पहले सरकार के पास क्या तथ्य उपलब्ध होंगे तय करने के लिए कि वाकई आरोपों में कोई सब्सटेंस है कि नहीं है। एग्जैक्टली। टीएसआर सुब्रमण्यम, क्यों इस तरह के एक टेफ्लॉन कोटेड शील्ड की जरूरत है सरकारी कर्मचारियों को? हम नहीं कह रहे कि हर सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट है, लेकिन आप भी मानेंगे सर कि घूस कौन लेता है? जिसके हाथ में कुछ पावर हो। और जनता जो आज लाइन में खड़ी हुई है वो इसलिए सब कुछ सहने को तैयार है क्योंकि उनको लगता है कि चीजें बदलेंगी। ऐसे में क्या आसान नहीं कर देना चाहिए था उनके लिए कि अगर आपसे कोई ब्राइब मांगे कल तो उनकी डायरेक्ट शिकायत कर लो? यहां पर तो आपने एक और लेयर बीच में लगा दिया है। देखिए, ये जो आर्ग्यूमेंट है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज एग्री कर रहे हैं, ये कोई आर्ग्यूमेंट है नहीं। लेकिन असली बात यह है कि कोई डाउट नहीं करेगा कि ऑनेस्ट ऑफिसर को हैरेस न करें। सिद्धांत रूप से कोई उसको अपोज नहीं करेगा। सब लोग कहेंगे कि ऑनेस्ट ऑफिसर को सपोर्ट करें। लेकिन दो किस्म की है। एक तो आप ऑफिसर लोअर लेवल पे स्कूल टीचर, ब्लॉक में बीडीओ, एडीओ, इस किस्म की पुलिसमैन इस किस्म की है। दूसरा पॉलिसी में ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह हैं ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, दूसरे लोग पॉलिसी बनाते हैं। उनमें एक डिफरेंस रखना पड़ेगा। नंबर टू डिसऑनेस्टी कई किस्म का होता है। एक तो फाइनेंशियल डिसऑनेस्टी, उसमें तो बिल्कुल सवाल ही नहीं है किसी को छूट देने का। तुरंत जैसे एविडेंस मिला एक्शन लेना पड़ेगा, किसी का एप्लीकेशन लेना पड़ेगा। लेकिन असली प्रॉब्लम ये देख रहे हैं कि हमें बताया जाता है कि ऑफिसर जब वो डिसीजन लेते हैं ही इज वरीड कि फ्यूचर में क्या रहेगा। देखिए, कई ऑफिसर जो है डिसऑनेस्ट नहीं होते हैं, लेकिन वो सीनियर ऑफिसर ही इज कस्टोडियन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। वो डिसऑनेस्ट इंटेलेक्चुअल रहता है। ही इज कोलैबोरेटिंग विद द मिनिस्टर और द एमएलए टू गेट अ बेटर पोस्टिंग, to get a retirement post-retirement job. He may not be financially corrupt, and therefore we have to be extremely careful that आपको the same laws should apply. You should all. So it is not a question of financial dishonesty alone. Therefore, we have to judge him. Has he acted fairly or not? अभी तक मैं देखा हूं 50 साल में कोई ऑनेस्ट ऑफिसर को नुकसान नहीं हुआ है। मेरे विचार में इस किस्म की प्रोटेक्शन आर्टिफिशियली देना जरूरी नहीं है। नहीं, और क्यों दी जा रही है? कुछ हम आपको आंकड़े में दिखा रहे हैं कि सीबीआई जांच जो हुई है सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ, टोटल कितने मामले दर्ज हुए हैं और उसमें से 32% लोग निर्दोष पाए गए हैं। ये 2006 से 2016 तक का आंकड़ा है, 10 साल का आंकड़ा। करीब 6,500 मामले दर्ज हुए हैं सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ, जिसमें से 32% निर्दोष पाए गए हैं। यानी अगर वो निर्दोष हैं तो वो निर्दोष पाए जाएंगे।
और क्या इतने सारे मामले हैं कि उनको स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है? योगेंद्र यादव भी जुड़े हैं हमारे साथ डिबेट में। योगेंद्र यादव जी, ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या एक प्रेशर है सरकारी तंत्र का या सरकारी कर्मचारियों का सारे नेताओं पर कि आप हमारे को प्रोटेक्ट करें तभी आपका काम आगे होगा? देखिए, मूलतः ये जो अमेंडमेंट्स प्रपोज किए जा रहे हैं उसके जरिए ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट था अब वो प्रोटेक्शन ऑफ करप्शन एक्ट बन जाएगा। इस देश में 1988 से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट चल रहा है। जब देश में लोकपाल का आंदोलन हुआ, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ, तो सरकार पे दबाव पड़ा कि इस एक्ट को टाइट कीजिए, इसको गंभीर बनाइए। 2013 में इसके लिए इसमें अमेंडमेंट प्रपोज किया गया इस इरादे के साथ कि अब इसमें भ्रष्ट अफसरों को छूट कम की जाएगी। लेकिन अब जो लेटेस्ट प्रपोजल आ रहे हैं, अगस्त 2016 की जो रिपोर्ट है जिसको अब सरकार ने स्वीकार कर लिया है, वो तो सन 1988 के एक्ट को भी और डाइल्यूट कर रही है। तो वाकई मैं गंभीरता से कह रहा हूं, ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं बचा, अब तो ये करप्ट लोगों को प्रोटेक्ट करने का एक्ट बन गया है। सबसे बड़ी बात देखिए, पहले क्या था, आज तक हमेशा 1988 के कानून के तहत अगर किसी अफसर पे अगंभीर किस्म के आरोप लगते हैं तो सेक्शन 19 के तहत उसको प्रोसिक्यूशन से पहले एक तरह की उसकी परमिशन लेनी पड़ती है मुकदमा चलाने से पहले। लेकिन अब क्या हो रहा है, मुकदमा चलाने से पहले नहीं, जांच करने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे भाई, जांच करने से पहले आप परमिशन लेने जाएंगे, अफसर कहेगा कि मुझे कोई एविडेंस दिखाइए। एविडेंस आप तभी इकट्ठी कर सकते हैं जब आप जांच करें, लेकिन जांच करने के लिए आपको परमिशन चाहिए। तो ये चिकन और एग वाली सिचुएशन है। जाहिर है किसी अफसर के खिलाफ परमिशन जब तक जांच ही नहीं होगी, एविडेंस, इनिशियल एविडेंस कैसे आएगा? और परमिशन ये कौन देगा? जफर इस्लाम जी, इन सारी बातों का आप कुछ जवाब दें। क्यों? क्योंकि इसमें परमिशन पहले था लोकायुक्त का, वो अब दे दिया गया है सरकार को। तो ये तो जो पहले वाला मामला था सिंगल डायरेक्टिव, उसको वापस ले आए हैं ये लोग। सबसे खराब एंटी करप्शन एक्ट का जो प्रोविजन था, इस बात के ऊपर जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, सिंगल डायरेक्टिव, कि सरकार खुद परमिशन ना दे, उसको वापस ले आए हैं तो लोग। एग्जैक्टली एक सरकार जी जफर इस्लाम जी, नहीं, इस समय हम इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं वो भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। क्योंकि आज पूरा देश एक साथ निकल पड़ा है इनवॉलंटरीली, ये इन पर थोपा गया कि आज से नहीं उनके पास कोई चॉइस है ही नहीं, क्योंकि अचानक उनके नोट बेकार हो गए। स्ट्रीट विल से वॉलंटरीली, नहीं, वॉलंटरी तब होता है जब आप चूज करते हो। ऐसे नियम है तो आपको निकलना पड़ रहा है, लेकिन आप कह रहे हो कोई बात नहीं, हम झेल लेंगे देश की भलाई के लिए। आपको तो हेल्पलाइन खोलना चाहिए कि कल से कोई घूस आपसे मांगे तो सीधे इस नंबर पर डायल कीजिए। अब तो और मुश्किल कर रहे हैं लोगों के लिए। नहीं, बिल्कुल इसमें सच्चाई नहीं है। जैसा योगेंद्र यादव जी कह रहे हैं, बड़े अनुभवी आदमी हैं, ये कह रहे हैं कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ करप्शन एक्ट है, आई थिंक इसमें कोई सच्चाई नहीं। देखिए, जब ये पूरे तौर से पार्लियामेंट में जब आएगा तब आपको डिबेट होगा तो उसमें आपको सच्चाई और निकल के आएगी और आपको और क्लैरिटी आएगी। लेकिन जितना मालूम है उसकी मालूमात के हिसाब से मैं इतना जरूर कहता हूं कि कोई भी डायल्यूशन नहीं हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि जो अभी पहले जॉइंट सेक्रेटरी के ऊपर से लोगों के बारे में होता था, अभी अक्रॉस जितने प्यून से सेक्रेटरी तक सभी के लिए होगा। तीसरी बात, जो डिस्टिंक्शन जरूर करना जरूरी है कि भ्रष्टाचारी और ऑनेस्ट और जो ईमानदार है उनमें एक डिस्टिंक्शन करना जरूरी है। और चौथी बात, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आप कह रहे थे कि लोकपाल का जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो लोकपाल ही अथॉरिटी रहेगी, वो दे कैन टेक ए कॉल कि क्या सही है क्या गलत है। सरकार इसमें तो सरकार का सही है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ पर सरकार नहीं, यहाँ पर तथ्य नहीं पता है। आप मेरे को अनुमति दें तो मैं तथ्य बता दूं। और ऑफिसर भी हो सकता है, कैसे तय करेंगे? रामकृपाल जी इसमें आना चाहते हैं। जी रामकृपाल जी। देखिए तमन्ना जी, योगेंद्र भाई ने भी जितनी बातें कही हैं मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। और आपने शुरुआत में जितने भी सवाल पूछे थे, बिल्कुल आपके सवाल का मेरा एफर्मेटिव है। मैं उसको, वही सवाल सारे मेरे मन में भी हैं। जफर साहब बार बार एक बात कह रहे हैं, ईमानदार। देखिए, ईमानदार कौन है और बेईमान कौन है, ये बताने का काम कोई भी
कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में अदालत नहीं हो सकता, न्यायाधीश नहीं हो सकता। वन शुड नॉट बी जज इन हिज ओन कॉज। एक बेसिक वो है। सवाल इस बात का है कि ब्यूरोक्रेसी के एक मैं जफर साहब को इतना कह रहा हूं कि ये जो आज मोदी की तारीफ हो रही, मैं मानता हूं आम आदमी बहुत खुश है। उसको ये लग रहा है कि 2012 में जिसके लिए यहाँ का यूथ निकला था और दिल्ली में इकट्ठा हुआ था, जिसके योगेंद्र भाई जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे, वो करप्शन के खिलाफ था। उस करप्शन में सिर्फ नेता और कारपोरेट नहीं है, उस करप्शन में ब्यूरोक्रेसी भी बहुत बड़ी चीज है। और ऐसे मौके पर जब मोदी जी ने एक अच्छा कदम उठाया है, सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसमें फिर ब्यूरोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने की बात मैं फिर कह रहा हूं कि ये पूरा जो कुछ किया गया है, पता नहीं क्या होता है कि 2 कदम आगे चल करके अचानक 1 कदम आप इतना पीछे जाते हैं कि वो 2 कदम आगे चला हुआ भी बेकार हो जाता है। कोई जो गुस्सा आज लोगों की तरफ है, और ब्यूरोक्रेसी में करप्शन अकेले इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं होता है, माफ कीजिएगा, टॉप से लेकर के नीचे तक होता है। और किससे आप पूछेंगे कोई ईमानदार है कि नहीं है? हु विल टेल दिस? वही ब्यूरोक्रेसी बताएगी कि नहीं आदमी तो ईमानदार है। आप देखिए हिंदुस्तान में मैं बहुत आप इस बात को तो मांगे सब लोग जानते हैं इस बात को कि पैसा कैसे नीचे से ऊपर तक जाता है और कैसे बढ़ता है। अपनी बात कर, मैं एक सवाल पूछ नहीं, मैं एक बात और कह रहा हूं। देखिए सुब्रमण्यम साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छे ईमानदार हैं, ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे ईमानदार लोग हैं, लेकिन मैं कहता हूं किसी स्टेट कैपिटल में चले जाइए, टॉप लेवल के जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जिस तरह की लिविंग उनकी है, जिस तरह के उनके ये प्रॉपर्टीज हैं, वो देख करके ही बता देते हैं कि पूरी की पूरी एक करप्ट कानूनी बस्ती है, और वहां पे उस हैसियत का सिर्फ कारपोरेट रहता है। नहीं, एक सिंपल सी बात है, तनख्वाह पाने वाले नहीं फर्क कर सकते। तो मेरा ये कहना है कि मेरा सिंपल ये कहना है कि आप अपने बारे में जज नहीं हो सकते, सरकार ये जज नहीं हो सकती कि आदमी ईमानदार है। नहीं, इस पर एक एग्जांपल के साथ हम आते हैं कि कैसे कौन जज करता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन बनती है। लेकिन उसके पहले नासिर हुसैन जी, कांग्रेस पार्टी जब यूपीए सरकार चला रही थी तब से ये अमेंडमेंट बिल है, इसमें एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसको अनुमति दी है जिसमें आपकी पार्टी भी शामिल है। आज आपके नेता राहुल गांधी गए हैं लाइन में खड़े होने ये बताने के लिए कि मैं आम आदमी के साथ हूं। क्या आम आदमी को पता है कि आपकी पार्टी ने भी इसमें सहमति दी है कि एक तरफ हम अपने नोट बदलने के लिए लाइन में खड़े रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ परसों से जो लोग वो नोट मांगने के लिए आगे आएंगे उनको एक प्रोटेक्शन दी गई है। क्यों? देखिए, इसमें कांग्रेस पार्टी की सहमति ओवरऑल पॉलिसी पे होगी कि जो लोग सरकार के लिए काम कर रहे हैं, जो लोग सरकार के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनका हरासमेंट ना हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रोटेक्शन ब्लैंकेट प्रोटेक्शन दे दीजिए कि किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ या किसी सरकारी नौकर के खिलाफ कोई अगर केस बनता है तो हर केस में जो है आप सरकार से यानी तो एक ऊंचे अधिकारी से आप परमिशन लेके फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हम लोग ओवरऑल पॉलिसी के फेवर में थे, बट जिस तरह से इसको फ्रेम किया गया हम लोग इसके फेवर में नहीं है। इसमें साफ दर्शाता है कि जो मालूम, क्योंकि अभी कोई सज्जन कोई पैनलिस्ट कह रहे थे कि जब भी इस देश में करप्शन के खिलाफ आवाज उठी है तो सिर्फ ये नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज या कोई पॉलिटिकल नेता लोग जो है करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं। करप्शन अलग अलग किस्म के हैं। ब्यूरोक्रेसी में भी जो है आपको भी पता है, हमको पता है, सारे पैनलिस्ट को पता है ब्यूरोक्रेसी में कितना करप्शन घुसा हुआ है। वहां पे भी हमको लगता है कि करप्शन फ्री ब्यूरोक्रेसी करने के लिए हम लोगों को उस तरीके के कदम लेना चाहिए जिससे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी जो सब्जेक्ट टाइटेंड हो। क्या आपकी पार्टी इस पार्लियामेंट्री कमेटी का हिस्सा नहीं है? क्या आपकी पार्टी ने इस अमेंडमेंट बिल को पेश नहीं किया था नई सरकार बनने के पहले? नहीं, अभी तो डिबेट में आएगा, पार्लियामेंट में आएगा, डिबेट होगा, फिर उसके बाद आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा। ओके, वेंकटेश नायक जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, मैं किसी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इतिहास के तथ्यों को भी लोगों के सामने रखना जरूरी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये करप्शन के कानून को संशोधित करने के लिए प्रस्ताव यूपीए सरकार के समय लाया गया था।
लेकिन अगर आप उसको ठीक से अगर पढ़ेंगे, जो पहला वर्जन है जो पार्लियामेंट में मौजूद है राज्यसभा में, उसमें साफ लिखा गया है कि जो सीबीसी एक्ट और सीबीआई का जो बेसिक कानून है डीपीएससी एक्ट, उसमें से सिंगल डायरेक्टिव का जो जिक्र है उसको हटाने के लिए उसमें प्रस्ताव लाया गया है। ये बात याद रखना जरूरी है, क्योंकि इस प्रस्ताव को उस विधेयक में डालना जरूरी था, क्योंकि सिंगल डायरेक्टिव को पहले जो सरकारी निर्देश के रूप में था, बाद में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कानून का वो जो हिस्सा बना, उन दोनों को दो बार, एक तो 1993 के दशक में और बाद में 2014 के साल में सुप्रीम कोर्ट ने दो बार इन सिंगल डायरेक्टिव्स को गैर कानूनी बोलकर उसको खारिज कर दिया था। तो पहला जो विधेयक जो बना उसके बाद उसमें इस सिंगल डायरेक्टिव को हटाने की बात की गई थी, लेकिन अभी समझ में ये आ रहा है कि जो सिंगल डायरेक्टिव केवल जॉइंट सेक्रेटरी से लेकर ऊपरी स्तर के अधिकारियों के लिए लागू करने के लिए प्रस्ताव था, अभी उसको फैलाकर सारे सरकारी ढांचे, सारी अधिकारशाही के ऊपर लागू करने की बात हो रही है, और ये समझ में नहीं आ रहा। प्यून से लेकर सेक्रेटरी तक बिल्कुल। और देखिए एक और इस बात पर एक और पहलू के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। ये जो राज्यसभा में विधेयक जो अभी पेंडिंग है, इसमें एक और गुनाह को कानून के रूप में बनाने के लिए सोचा जा रहा है। वो ये है कि जो रिश्वत देने वाला व्यक्ति जो है, ब्राइबर जो है, उसको भी इस कानून के द्वारा दंडित किया जाएगा। लेकिन जो ब्राइबर क्योंकि आम नागरिक होगा, उसके जांच के लिए और उसके अभियोजन के लिए सरकार से कोई रजामंदी या मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन केवल अधिकारी जो दूसरे तरफ से शामिल होंगे उनके खिलाफ जांच प्रक्रिया, प्राथमिक जांच प्रक्रिया करने के लिए भी मंजूरी लेना पड़ेगा। ये आर्टिकल 14 हमारे संविधान के धारा अनुच्छेद 14 जो कहता है कि सभी नागरिकों को समान रूप से कानून की नजर में देखा जाना चाहिए, इसका ये विपरीत है और इसका उल्लंघन है। नहीं, यही प्रोटेक्शन जो ईमानदार लोग हैं जिनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में गलत केस होते हैं, उनके लिए क्यों नहीं? इसके मायने क्या है? और इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल। संजय प्रताप सिंह IAS अफसर हैं दिल्ली सरकार में, उनके खिलाफ पहली कंप्लेंट थी एक प्राइवेट फर्म की कि मुझसे वो 2-2.25 लाख घूस मांग रहे हैं। अब उनकी जांच करवाने के लिए सीबीआई को उनकी जांच करनी थी, इसके लिए पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से क्लियरेंस, दिल्ली सरकार, दिल्ली मुख्यमंत्री ने इसकी मांग की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से क्लियरेंस हुआ है, उसके बाद सीवीसी ने क्लियरेंस दिया है। अब डीओपीटी सोचेंगे कि इन सारे क्लियरेंसेस के बाद क्या हम फिर से जांच कराएं या नहीं। और इन सज्जन के यहां से 5 लॉकरों में से एक लॉकर में 31 गोल्ड बार मिले हैं और 82 लाख रुपए कैश मिला है। अभी तक ये चल रहा है कि इनकी जांच होगी या नहीं। जफर इस्लाम, लोग जो लाइन में खड़े हुए हैं वो बेवकूफ हैं? आई एम सॉरी, मुझे इस तरह पूछना पड़ रहा है, लेकिन अगर वो समझेंगे कि क्या हो रहा है, उनको क्या लगेगा कि सारा जो बोझ है ईमानदार होने का वो आम जनता पर है। तमन्ना जी, 2-3 बातें कहूंगा, और ये मैं रिटोरिक नहीं, बिल्कुल सच्चाई से बोल रहा हूं कि देखिए, जिस काले धन की बात कर रहे हैं या करप्शन की बात कर रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी कोने में या किसी तबके में हो या किसी संस्था में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो या पॉलिटिकल पार्टी में हो या फिर किसी जगह भी, हमारी सरकार ने एक कोशिश की है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बार बार इम्प्लीमेंट किया जाए। और इसका नतीजा जो आज आप बार बार कह रही है, बार बार आप लोगों को इशारा कर रही हैं कि लोग जमीन पे खड़े हैं और लाइन में खड़े हैं और पैसे निकालने के लिए, यहाँ मैं समझता हूँ उनको नहीं, इशारा नहीं तो सत्य है, लेकिन वो खुश है। लेकिन ये कहना कि हम किसी को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बिल्कुल गलत है। इसमें कोई सच्चाई नहीं, प्रोटेक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता हमारी सरकार के द्वारा, बिल्कुल इसमें कोई सच्चाई। हाँ, हम जरूर हमारी सोच है और ये पार्लियामेंट्री कमेटी की सोच है कि ऑनेस्ट ऑफिसर को हैरस न किया जाए। योगेंद्र यादव काउंटर कर रहे हैं, योगेंद्र यादव काउंटर करें जी, योगेंद्र यादव जी। देखिए, मैं समझता हूं ऐसी बातचीत सामान्य नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार अच्छी है, नहीं है, नीयत हमारी अच्छी है। भैया, नीयत तो झांक के देखने का मौका मिला नहीं मोदी जी की, कभी मिल जाएगा तो बता देंगे। हम तो केवल एक्शंस देख सकते हैं। जो बहस इस वक्त हो रही है वो ये कि इस देश में एंटी करप्शन लॉ था जिसको आप आज अमेंड करने जा रहे हैं,
उससे आप एंटी करप्शन लॉ को और ज्यादा सख्त करेंगे या कि उसे कमजोर करेंगे, ये हम बहस कर रहे हैं। तो इधर उधर की बातों में हम न जाएं। मैं समझता हूं जफर साहब को पूरे तथ्य नहीं पता है। उन्होंने कहा कि अब तक जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे था, अब उसको एक्सपेंड कर दिया गया। ये बिल्कुल फैक्चुअली गलत है। और ये सिंगल डायरेक्टिव जिसका जिक्र वेंकटेश कर रहे थे, हमारे दर्शक शायद समझे नहीं होंगे सिंगल डायरेक्टिव का लफड़ा है क्या। मामला ये है कि जब देश में एंटी करप्शन एक्ट बना तो कोई भी व्यक्ति किसी भी अफसर के खिलाफ कंप्लेन कर सकता था। बाबू लोगों को रास नहीं आई तो बाबू लोगों ने सरकार से कानून के बाहर एक ऑर्डर निकलवाया कि किसी अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर लेवल की यानी कि बड़े अच्छे आईएएस अफसर के खिलाफ कंप्लेन करनी होगी तो पहले सरकार की परमिशन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं 2 बार इस चीज को खारिज किया और कहा यह बिल्कुल इलीगल चीज है। और आज जफर साहब की पार्टी की सरकार एग्जैक्टली उसी चीज को वापस ला रही है और उससे भी बुरी शक्ल में ला रही है, क्योंकि अब वो ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं, वो न्याय और सच्चाई की स्पिरिट में अब वो चपरासी तक भी लागू होगा। यानी कि यदि आपको शिवपाल सिंह जी के सेक्रेटरी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाना है तो आपको उन्हीं से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। अब बताइए क्या होगा इस देश के अंदर अगर ये होने लगा। मैं लगे हाथ ये भी जिक्र कर दूं क्योंकि तथ्यों की पूरी बात होनी चाहिए कि इस कमेटी ने एक नहीं ऐसे 6-7 चीजें की हैं जो हर चीज भ्रष्टाचार विरोधी कानून को डाइल्यूट कर रही है। 2 का जिक्र मैं कर दूं। पहले कहा जाता था कि केवल रिश्वत लेना नहीं, अपने पद का दुरुपयोग करना भी करप्शन होगा और बड़े खेल में केवल यही लागू होता है। हाथ से पैसा लेने का काम बड़े खिलाड़ी नहीं किया करते। उस प्रोविजन को डिलीट कर दिया गया है। याद रखिए 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, इसमें सजा केवल इसी कारण से जो कुछ भी हुआ था इस प्रोविजन के कारण हुआ था जिसको अब निकाला जा रहा है। और दूसरा डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केस में पहले नियम यह होता था कि अगर आपने ऐसी इनकम है जो आपने सरकार को डिस्क्लोज नहीं की थी तब तो इसलिए डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट मानी जाएगी जी। अब उसको हटा दिया गया है जिसका मतलब ये है कि आप कहेंगे हाँ मैंने 5 साल पहले तो बताया नहीं था सरकार को लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं। तो हर चीज से इनकी सरकार भ्रष्टाचारियों का रास्ता आसान कर रही है। मैं जफर साहब से पूछना चाहता हूं हुजूर इसकी वजह क्या है। तथ्यों पे बात करें, ऊंची बातों पे बात न करें। देखिए यादव जी, 2 चीजों को मैं बार बार कह रहा हूं और अभी भी फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये रिपीटेटिव है लेकिन बिल्कुल सच्चाई है कि हमारी सरकार की आप 2-2.5 साल में अगर आप नीति देखें और एक्शन देखें, आप एक्शन की बात कर रहे थे तो क्या करप्शन को एड किया है, बढ़ावा दिया है या करप्शन को कम किया? जफर इस्लाम जी, देखिए दूसरी बात, कोई काउंटर लेकर आए हैं आज क्योंकि सिंपल सा उनका सवाल है कि आइए ना आसान कर रहे हैं। ये कहना नहीं आप एक कानून अभी लॉ बना नहीं है और वो अब उस पे हम अभी डिबेट कर रहे हैं, लेकिन ये इस तरह से आपने मंजूरी दे दी है, आपने मंजूरी दी है, नासिर हुसैन की पार्टी मानेंगी और मानेंगे तो ये लॉ बन जाएगा। एक बात मेरे पूरी कर ले दीजिए। ये मैं कह रहा हूं कि आप जो भी आप कह रहे हैं उसमें सच्चाई इतनी हो सकती है कि कुछ चेंजेस जरूर हुए हैं, लेकिन चेंजेस क्या वो करप्शन को बढ़ावा देंगे या सिर्फ ईमानदार ऑफिसर को एक तरह का सपोर्ट करेंगे? ये बस दोनों में आप अगर देखिए ये जो सपोर्ट की बात है इस पर आते हैं, लेकिन इस पर आते हैं TSR सुब्रमण्यम जी, इस सपोर्ट वाली बात पर मुझे एक मिनट ये सपोर्ट क्यों एक खास तौर पर चाहिए? क्योंकि सिंपल सी चीज है, अगर किसी ने इल्जाम लगाया है एक्स ऑफिसर पर, मिस्टर एक्स ऑफिसर पर, उसकी जब जांच होगी अगर वो इल्जाम गलत है ये सिद्ध होगा और कार्रवाई नहीं होगी। क्या ये एक सीधी लॉजिकल बात नहीं नजर आती? देखिए मैं पूर्णतया योगेंद्र यादव जो कह रहे हैं वो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट से सहमत हूं। नंबर 1, 95% ऑफ हमारा स्टाफ है फील्ड लेवल में है, थाने में और तहसील में, आरटीओ वगैरह दफ्तर में। ये तो बड़ा बहुत शॉर्ट होगा कि इतनी जबरदस्त करप्शन है, जहां भी जाएंगे जिस ऑफिस में जाएंगे वहां करप्शन है। अब ये नया आ जाएगा, किसी के खिलाफ एक्शन आप नहीं ले पाएंगे, जो बिल्कुल रेट्रोग्रेड लॉ है ये बिल्कुल ही उसको फेंकना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, केवल जो पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी वगैरह लेवल पे, अभी तक जो सिंगल डायरेक्टिव का इस्तेमाल जैसा हो रहा था केवल प्रोटेक्शन देने के लिए हो रहा था। ये नहीं हो रहा था कि जैसे आपने मैं आपको 50 एग्जाम्पल दूंगा कि जायज केस था
उसको खत्म कर लिया गया। 1 साल 2 साल 3 साल रिटायरमेंट तक उनको खत्म करा दिया। तो इसको परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। तीसरा यह है, असली करप्शन होता है सेक्रेटेरिएट में, फाइनेंशियल करप्शन तो है ही है, स्टेट्स में है ही है। दिल्ली में असली होता है कि उसका पोस्टिंग के लिए, जैसे कोलगेट में हुआ है, जैसे वो स्टील में हुआ है, कम्युनल सेक्रेटेरिएट वगैरह हुआ है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट हायर लेवल पे उनका इन्वॉल्वमेंट न रह के करप्शन नहीं हो सकता है। तो इसमें उनका बढ़ावा हो जाएगा। मैं बिल्कुल ही सहमत हूं कि बिल्कुल रॉन्ग लॉ है ये, बिल्कुल इसको होनी नहीं चाहिए, अपोज करनी चाहिए। ये हम 2 स्टेप पीछे जा रहे हैं, ये 1 मील पीछे जा रहे हैं। हम आजादी दे रहे हैं कि आप पूरा मिनिस्टर को मदद करो, उनका पैसा बनवाओ और पोस्टिंग लो, वॉशिंगटन जाओ पोस्टिंग के लिए, यही आपका इरादा है इसका। नहीं, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है रामकृपाल जी कि आज इस इतने बड़े मुद्दे पर किसी की नजर पड़ी ही नहीं है। एक तरह से आप देखिए, सारी मीडिया इस बात में लगी है कि लोगों को लाइन में खड़े होकर दिक्कत हो रही है, लेकिन आप साहस रखिए, आप धैर्य रखिए, नेशन के लिए आप कुछ कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ दिन की परेशानी, वो सब परेशानी झेल लेंगे भाई। लेकिन उसके बाद क्या? हम लगातार यहां पूछ रहे हैं, उसके बाद क्या? नहीं तमन्ना जी, देखिए बिल्कुल ये जो भी जफर भाई कह रहे हैं पार्टी से बंधे हुए हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप डिफेंड नहीं कर सकते। कोई इसका मतलब नहीं है। देखिए ये अलग बात हो गई, मैं फिर वही कह रहा हूं कि 2012 का वो जो मूवमेंट हुआ था जरूर अन्ना हजारे के नाम से था, लेकिन पूरे देश का यूथ मुझे याद है कि जेपी मूवमेंट जो हुआ था 74-75 के बाद इस देश का जो सारा का सारा जिसमें आया था उसको लग रहा था कि कुछ मिलेगा, और इस देश की संसद ने कहा था जरूर करेंगे। और जैसा कि अभी योगेंद्र जी ने भी कहा है, बिल्कुल सहमत हूं, सुब्रमण्यम जी ने कहा कि आप उससे आगे जाने के बजाय आप उससे पीछे हट रहे हैं। मुझे एक सवाल का जवाब कोई दे कि ये लोकशाही है, लोकशाही में आम नागरिक जो होता है उसका जो अधिकार होता है वो किसी अफसर का अधिकार उससे ज्यादा क्यों होना चाहिए? आम नागरिक के जो भोक्ता अदालतों में जाता है उसके लिए तो आप कहेंगे कि आपके पास डिफेमेशन है, आपके पास मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के बहुत सारे अधिकार हैं, वो सारे उनके भी पास है। कोई भी चीज, मेरा ही कहना है कि लेकिन ये जो विशेष अधिकार दिया जा रहा है, जैसा कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से इसमें लगता है कि एक वो जो पंक्ति है ना कि सारा पॉलिटिकल बिरादरी कुल मिला के कुछ मुद्दों पर एक अपराधियों के संयुक्त परिवार जैसी हो जाती है कि हाँ भाई यहाँ ठीक है। तो और मुझे लगता है कि सबको पता है कि आज वो सत्ता में है, कल वो सत्ता में आएंगे। सबको पता है कि कुछ ब्यूरोक्रेसी को इस तरह से प्रोटेक्शन दे के रखिए कि ताकि हमारा वर्चस्व चलता रहे। मेरा मानना है कि ये जिस भी रूप में इसको किया जा रहा है गलत है, और इस देश की आम जनता, पॉलिटिकल पार्टीज क्या सोचती हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, आम जनता में इसका बहुत खराब ये संदेश जाएगा। और जितना मैं फिर कह रहा हूं कि आम जनता को किसी एक चीज पर घुमाते हैं, शायद ये समझ में नहीं आया है, पता नहीं चला है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पता नहीं है कि हो क्या रहा है। और नासिर हुसैन जी, आपकी पार्टी फोटो ऑफ पॉलिटिक्स से थोड़ा निकलकर अगर सच में चाहते कि कोई मुद्दा उठाए तो इसको मुद्दा उठाए, लेकिन दिक्कत यह है कि आपकी पार्टी ने भी इस अमेंडमेंट बिल में अपना योगदान दिया है। इस स्थिति में सब एक ही पेज पर हैं। नहीं देखिए, मैं जैसा पहले मैं जैसा कह रहा था, देखिए जो ओवरऑल पॉलिसी एक जो बन रही थी उसमें हम लोगों का स्टैंड ये था कि जो जहां ब्यूरोक्रेट्स को प्रोटेक्शन मिलना है, जहां हरासमेंट नहीं होना, उस एस्पेक्ट को भी देना चाहिए। ऐसा कोई ब्लैंकेट कॉल हो जाएगा जहां पे ये करेंगे भाई हर कोई सरकार में जो काम कर रहा है उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना है तो प्रायर परमिशन लेना है। हमको नहीं लगता है कि इस चीज में हम लोगों ने सहमति दी है। अब जब वो आएगा पार्लियामेंट में डिबेट के लिए तो कांग्रेस का स्टैंड एकदम साफ हो जाएगी, एकदम नहीं। आप ये जो पार्ट पढ़ा रहे हैं उस पे स्टाफ हो जाए। नहीं, अभी आप जो जिस पार्ट को पढ़ा रहे हैं ये बताइए, पार्लियामेंट्री कमेटी में जो भी डिस्कशन हुआ है उसके बाद जो भी ये पेपर पे जो भी ये सामने आया सब लोगों के सामने, उसमें अब ये कहना आपका
कि हम ये ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं दे रहे थे, मतलब किस तरह से आप अप्रूवल दे रहे थे, ये तो सही नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों का ये जरूर सोच है और पार्लियामेंट्री कमेटी तभी फॉर्म की गई कि जो ऑनेस्ट ऑफिसर है उनको हैरेसमेंट करने से काम नहीं होता है, काम सब रुक जाता है। कितने ऑनेस्ट ऑफिसर हरास हो रहे हैं जफर इस्लाम? पॉलिसी पैरालिसिस हो जाता है और इससे देश का नुकसान नहीं। देखिए, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रिटोरिक से हटना ही पड़ेगा कि देश का भी नुकसान होता है अगर आपका जो मेन फोर्स है। रिटोरिक से हटना पड़ेगा, जी कहते हैं ये रेटोरिक है जफर इस्लाम की। रेटोरिक तो ये है कि एक तरफ सबके नोट एक रात में बेकार हो जाएंगे और वो जाएंगे लाइन में खड़े होकर नए नोट ले आएंगे, दिक्कतें सहेंगे क्योंकि काले धन को रोकना है। लेकिन काला धन पैदा करने वाला जो एक बड़ा सोर्स है उसके बारे में आप कुछ नहीं करेंगे, उसको आप कवच दे देंगे। कैसे नहीं करेंगे? नहीं, कवच दे देंगे। आप देखिए नहीं, बिल्कुल नहीं तमन्ना जी, पिछली सरकारों के और इस सरकार से बिल्कुल हट के जो हमारा अप्रोच है। लेकिन तमन्ना, ये बार बार बात हो रही है, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, इसको डिवाइड कीजिए प्लीज डिवाइड टू लोअर लेवल एंड पॉलिसी लेवल। लोअर लेवल में सवाल ही नहीं है प्रायर अप्रूवल का। हायर लेवल में बार बार बात हो रही है कि वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, डरते हैं। बिल्कुल गलत है। 50 इयर्स में देखा हूं स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो अच्छा बोलने वाला जो समझता है वो ईमानदार से लिखता है, उनके पास कलम है, वो लिख सकता है। कोई बिल्कुल रॉन्ग रीजन है कि मैं नहीं देखा हूं अच्छे ऑफिसर अपने मन को विदाउट हिचक विदाउट वरी देता है। इससे नुकसान ये हो जाएगा कि पॉलिटिशियन विल वांट ऑल ऑफिसर टू सपोर्ट हिम, चुपके से हेल्प करो, ये करो। आई थिंक इट्स अ हाईली रेट्रोग्रेड स्टेप। और करना हो क्लब बन जाएगी, कोजी क्लब बन जाएगी, क्योंकि कौन डिसाइड करेगा कि ऑफिसर को सैंक्शन करना है? नेता। बहुत ही कन्वीनियंट कोजी क्लब बन जाएगी। क्या इससे भ्रष्टाचार वाकई रुकेगा? छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे हमारे पैनल पर छोटे से ब्रेक के बाद इसी सवाल के साथ। क्या वाकई इससे भ्रष्टाचार रुकेगा? क्या ये फेयर है? और आप अपनी राय भी दे सकते हैं हमारे ऑनलाइन पोल में, जहां हम पूछ रहे हैं कि क्या इनको इस तरह की सैंक्शन मिलनी चाहिए, परमिशन के बाद ही इनको प्रोसिक्यूट करें? इस तरह का कवच क्यों सरकारी कर्मचारियों के लिए? इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर। लौट रहे हैं जल्दी, जाएगा नहीं। आवाज अड्डा पर आज हम एक बहुत बड़े मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि जो सरकार नया कानून लाना चाहती है जिसके तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो प्यून हो या सेक्रेटरी, उस पर अगर किसी जांच एजेंसी को कार्रवाई करनी है, जांच भी करनी है, सीबीआई जैसी एजेंसी, उसके पहले मंजूरी लेनी होगी, एक अथॉरिटी से मंजूरी लेनी होगी कि इनकी जांच होगी या नहीं। हम पूछ रहे हैं कि क्या इससे भ्रष्टाचार कम होगा या बढ़ेगा? जब पूरा देश एकजुट हुआ है काले धन के खिलाफ, दिक्कतें सह रहा है, तब ऐसा कदम क्यों? क्या लोगों के लिए भ्रष्ट अफसरों को पकड़ना आसान करना चाहिए या मुश्किल? इसी पर हमारी चर्चा चल रही है। आइए चलते हैं वापस डिबेट में। योगेंद्र यादव जी, ऐसे समय पर इस कदम से क्या मैसेज जाता है? तमन्ना जी, मैसेज तो हमने आपके टेलीविजन प्रोग्राम में ही देख लिया। इस देश के सार्वजनिक जीवन का पाखंड आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहां दो नेता हैं, एक कांग्रेस से और एक बीजेपी से। दोनों बेचारे दुबले हुए जा रहे हैं कि देखिए कहीं ईमानदार अफसर पे कुछ ना हो जाए। इस देश के कानून में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के 19 धारा में ऑलरेडी उनको एक प्रोटेक्शन है कि भैया आप पे मुकदमे शुरू नहीं हो सकता बिना परमिशन के। ये कहते हैं ना बेचारे ईमानदार अफसरों को बड़ी दिक्कत हो जाएगी, उन्हें एक डबल प्रोटेक्शन दीजिए, इंक्वायरी तक को रोकिए। और यहीं आपके इसी पैनल पे इस देश का सबसे ईमानदार अफसर बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि हमें नहीं चाहिए ऐसा प्रोटेक्शन। मैं समझता हूं टीआरएस सुब्रमण्यम ने जो बात कही उसके बाद ये डिबेट समाप्त हो जानी चाहिए थी। इस देश में टीआरएस सुब्रमण्यम इस ब्यूरोक्रेसी के शीर्ष पे गए हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं। इस देश के करप्शन के बारे में और एंटी करप्शन मेजर्स के बारे में मैं नहीं समझता हम में से कोई व्यक्ति उतना जानता है जितना कि वो जानते हैं।
और ईमानदारी में जिस तरह की साख टीआरएस सुब्रमण्यम की रही है उतनी बहुत कम लोगों की इस देश में रही होगी। वो व्यक्ति आपके पैनल पे कह रहा है कि हाँ, ईमानदार होने के लिए हमें ऐसी कोई सैंक्शन की जरूरत नहीं है, हमें ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। तो ईमानदार अफसर नेताओं से कह रहा है कि हमें प्रोटेक्शन मत दीजिए, नेता कह रहे हैं नहीं 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 हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। क्या खेल हो रहा है? नेता ये कह रहे हैं कि भाई हम अफसरों को अपने अंगूठे के नीचे रखेंगे, तुम कहीं ऐसा न कर लेना। ये खेल हो रहा है। मैसेज ये है कि अफसर क्यों करता है बेईमानी? नेताजी से इशारा होता है। नेता क्यों करते हैं बेईमानी? क्योंकि अफसर लाके उनको ये तरीके सिखाता है। इन दोनों की साठगांठ है, तो सिर्फ अफसर को नहीं, अफसर के बहाने नेता अपने आप को बचा रहे हैं। तो इशारा बड़ा साफ है कि हम दोनों साथ साथ हैं और टीआरएस सुब्रमण्यम जैसे बोलने वाले लोगों की सुनने की कोई जरूरत नहीं। लगातार हम एक सवाल पूछे जा रहे हैं जब से ये कदम आया है डीमोनेटाइजेशन का, और बहुत सराहनीय कदम है, हम सब कह रहे हैं, लेकिन हम लगातार एक सवाल पूछ रहे हैं कि इसके बाद फिर से काले धन की फैक्ट्री शुरू ना हो, इसके लिए क्या कदम उठा रही है सरकार? क्योंकि नए नोट भी आ गए हैं और फिर से वो सिस्टम शुरू हो जाएगा। जफर इस्लाम जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, घूस कौन लेता है? घूस क्या वो आदमी नहीं लेता है जिसके हाथ में कुछ पावर हो, या तो आपके काम को रोकने का पावर या उसको बढ़ाने का पावर, और वो पावर किसके हाथ में है आज? क्या सरकारी तंत्र के हाथ में नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में नहीं है? देखिए तमन्ना जी, एक घूस लेने वाला आदमी कुछ न कुछ तोड़ मोड़ करता ही है, जो भी उसको कानून को अपने हिसाब से, दे ब्रेक लॉज विद इन द लॉज टू मेक मनी। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की ये कोशिश है, बार बार यादव जी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा और उससे शायद वो सहमत भी होंगे कि हमारी सरकार की कोशिश 2.5 सालों में रहे कि ट्रांसपेरेंसी लाओ। ट्रांसपेरेंसी जितना ज्यादा से ज्यादा होगी उससे तो फिर अगर ऐसा है इस अमेंडमेंट को स्क्रैप कर दीजिए। एक मिनट तमन्ना जी, एक मिनट तमन्ना जी, बस एक लाइन, एक मिनट तमन्ना जी, देखिए मैं खत्म कर लूं। जो जितना ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी उतना ज्यादा पोटेंशियल जो है वो जो गवर्न करने का कम हो जाएगा। ये हमारे सरकार की कोशिश रही है, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि एक कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री कमेटी की जो कोशिश रही है कि एक ईमानदार ऑफिसर को हैरेस ना किया जाए इस तरह से, ताकि वो गवर्नमेंट मशीनरी बिल्कुल पॉलिसी पैरालिसिस हो जाती है और बैठ जाती है। लेकिन मैं फिर, और ये भी जो सजेशन जो दे रहे हैं, चाहे वो योगेंद्र यादव जी दे रहे हैं या टीएस सुब्रमण्यम साहब दे रहे हैं या भी और भी जो वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं, सबके जो व्यूज है वो भी, उसका भी आई एम श्योर के पार्लियामेंट पे जब ये डिबेट होगा इसके बारे में तो उसका ध्यान जरूर नहीं। अगर आप सबके व्यूज सुन रहे हैं, मुझे अभी भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है वेंकटेश जी। ये कह रहे हैं हम सबके व्यूज सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन जो बेसिक तथ्य हैं इसमें कि क्यों चाहिए इस तरह का कवच, टीएस सुब्रमण्यम कह रहे हैं कि नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सबसे पहले तो देखना जरूरी है कि ये नए संशोधन के प्रस्ताव क्या हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भ्रष्टाचार विरोधी कानून केवल अधिकारी या बाबुओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ही नहीं है, ये नेता लोगों के लिए के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोपों को जांचने के लिए और कार्रवाई करने के लिए है। यानी प्रधानमंत्री जी से लेकर सरपंच तक अगर भ्रष्टाचार के आरोप उनके खिलाफ हैं तो वो उन आरोपों को भी जांचने के लिए ये कानून बना है। तो यदि इस तरह की छूट मिल जाती है तो आप मान लीजिएगा केवल ये छूट अधिकारियों के ही नहीं रहेगी, नेता लोगों को भी मिल जाएगी, और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को जांचने के लिए इजाजत उन्हीं से लेनी पड़ेगी। तो ये समझ में नहीं आता कि जैसे योगेंद्र जी ने कहा कि ये भ्रष्टाचार निर्मूलन कानून है या भ्रष्टाचार समर्थन कानून है। नहीं, ये तो बढ़िया बात हुई रामकृपाल जी कि आप पूरे देश में कह रहे हैं, ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम काले धन को बंद कर रहे हैं, टैक्स रेट करेंगे, ज्वेलर्स खबरदार, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स खबरदार, लेकिन हमारे खिलाफ आप लोग आरोप लगाने की सोचिए भी मत। तमन्ना जी, बार बार एक बात हो रही है कि ईमानदार अफसर, ईमानदार अफसर। मैं करीब 40 साल की पत्रकारिता में जहां तक मुझे याद आता है, ईमानदार अफसर को कभी इस देश की जनता या अदालत ने प्रताड़ित नहीं किया। ईमानदार अफसर को अगर कोई खतरा होता है तो बेईमान सत्ताधारियों से होता है। कहीं भी जितने भी आप देख लेंगे, स्टेट लेवल पर देख लीजिए क्या क्या हुआ है, पिछले दिनों भी अभी आप देख लीजिए 2-3 सालों में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे ईमानदार IAS अधिकारियों का तबादला इसलिए किया जाता है कि वो ईमानदारी से काम करते हैं।
तो सबसे बड़ा प्रोटेक्शन तो उस सरकार से इसको देना चाहिए कि सरकार कम से कम ईमानदार अफसरों को प्रताड़ित न करे। मुझे लगता है उसके बजाय आप जनता, आम जनता और अदालत से प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, जो कि बात समझ में नहीं आ रही है। और देखिए, संदेश कुछ भी कह ले, बहस कुछ भी कर ले, मैं एक बात कहूंगा कि इसका मैसेज सिर्फ ये जाएगा कि लिव एंड लेट लिव, कि मैंने तेरी मदद की है, तू मेरी मदद करना। ये बिल्कुल ऐसा ब्यूरोक्रेसी और नेताओं का एक नेक्सस है। आज तुम सत्ता में हो, कल कोई और आएगा सत्ता में, ब्यूरोक्रेसी वही रहनी है। तो ये होता है कि मैं आपकी मदद कर रहा हूं, जैसा कि किसी ने कहा कि सही बात यह है कि नीचे से ऊपर तक ये सारा एक चेन होता है और सबको पता होता है। देखिए, अगर कोई ईमानदार अफसर है और ईमानदारी से काम करेगा तो उसको पता होता है कि नीचे कहां है। बेईमानी रुक जाती है, और जब भी बेईमानी का पूरी गंगा बहती है तो नीचे से ऊपर तक, जाहिर सी बात है, टॉप पे बहुत वो वहां से इशारा होता है, तब होता है। वो चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे आप कहीं भी देख लीजिए, जनता सब कुछ जानती है। और जनता का गुस्सा, मैं बता दूं आपको, ये गलत फहमी है कि सिर्फ नेताओं के खिलाफ होता है। जनता का ये जो गुस्सा है, जो ब्लैक मनी निकल रही है जनता को, चूंकि गांव का आदमी जो है वो सुबह से शाम तक उसका सब ब्यूरोक्रेसी से ही उसका साबिका पड़ता है। नेताओं से तो 5 साल में एक बार पड़ता है। वो सुबह से लेकर के लेखपाल से लेकर के डीएम तक, पटवारी तक, वो बेचारा साइकिल पे जाता रहता है। आज ये देखिए, उसी करप्शन से उसका है, जहां पर हर नासिर हुसैन कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, हम शायद इसका विरोध भी कर सकते हैं। आपकी पार्टी का स्टैंड क्लियर है ही नहीं, नासिर हुसैन जी। देखिए, मैं तो यही बार बार कह रहा हूं कि जब भी अब आएगा पार्लियामेंट में डिबेट में, जब भी आएगा कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं एक और बात कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे बीजेपी के जो प्रवक्ता कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की जब सरकार थी, जब योगेंद्र यादव जी भी यहीं पर हैं, जब लोकपाल वाला एजिटेशन चला था, जब करप्शन के खिलाफ करके इतना बड़ा आंदोलन लोग चलाया या चलाने की कोशिश किए, जब बार बार जब डिबेट हो रहा था लोकपाल के अंदर कौन कौन आएंगे, किन किन लोगों को उसके परव्यू के अंदर लाना चाहिए, इस चीज को लेके, क्योंकि ये आंदोलन बीजेपी बैक था, आंदोलन बीजेपी बैक उस टाइम में था, तो जो लोग जो आर्ग्यू कर रहे थे, जो लोग जो डिस्कस कर रहे थे गवर्नमेंट के, यूपीए गवर्नमेंट के एक तरफ और दूसरे लोग, आंदोलन के लोग एक तरफ जो डिस्कस कर रहे थे, उसमें बार बार ये बात हो रही थी किन किन लोगों को इसके परव्यू के अंदर लाना। अब बीजेपी जब सरकार में खुद ही आई है, अब एक बड़े सेक्शन को उसके परव्यू से हटा देना चाह रही है, तो ये आश्चर्य की बात है। इसके ऊपर कांग्रेस स्टैंड लेगी पार्लियामेंट के अंदर। क्यों हो रहा है? और दूसरा बार बार ये बात हो रही है कि डीमोनेटाइजेशन करके हम ब्लैक मनी का ट्रेड, डीमोनेटाइजेशन की ट्रेड। आपको आज आश्चर्य हो रहा है जफर इस्लाम जी, इनको आश्चर्य हो रहा है, लेकिन आपको तो ये सोचना चाहिए कि आप ऐसा अमेंडमेंट ला क्यों रहे हैं? नहीं तमन्ना जी, हम एक ही सवाल को बार बार रिपीट किए जा रहे हैं और बार बार आप एक ही जवाब आप बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, आप बार बार इसलिए रिपीट किए जा रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है, आई एम सॉरी टू से, जो दो हमारे नेता प्रवक्ता है वो इस टॉपिक को ठीक से एनालाइज करके नहीं आए हैं कि इसके नहीं, कितने वो बात नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कॉन्सिक्वेंसेज नहीं, जो आप जिस तरफ से इसको नेविगेट करना चाहती है वो मुद्दा है ही नहीं हमारे सरकार का, वो उस तरह से सोचना है नहीं जिस तरह से आप उसको जिस डायरेक्शन दे रहे हैं डिस्कशन को। हमारी सरकार का सोचना है कि ट्रांसपेरेंसी लाओ, इतने ट्रांसपेरेंसी लाओ को किसी को स्कोप नहीं रहे करप्शन करने का, लेकिन उस बीच में भी अगर उसके बावजूद अगर काम रुके, इसलिए कि लोगों को एक कहीं ना कहीं डर पड़ा हुआ है कि पिछली सरकार में इस तरह से गबन किया गया है, बार बार ये कौन डरावने राक्षस है जो ईमानदार अफसरों को तंग कर रहे हैं? इसलिए वो कोई मुझे बता दे। प्रोटेक्शन नहीं, मैं कभी प्रोटेक्शन का वर्ड यूज किया, प्रोटेक्शन का वर्ड योगेंद्र यादव जी कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उनको कहीं ना कहीं हैरेसमेंट ना हो। सिर्फ मैंने इतना कहा, हैरेसमेंट का डजंट मीन कि प्रोटेक्शन। सुब्रमण्यम जी प्लीज आप आइए इसमें, कौन से डरावने राक्षस हैं जो रातों की नींद खराब कर रहे ईमानदार अफसरों की? कौन है ये लोग? इसमें क्या बात है? ये क्लैरिटी जो आपने पढ़ा है। जी सर, आप हमारे तमन्ना वो आप से बार बार दर्शाना चाहते हैं, वो बात में सच्चाई नहीं है। फैक्ट को आप नहीं ला सकते, उसको आप ट्विस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन झूठा नहीं साबित कर सकते। जी TSR सुब्रमण्यम बोल रहे हैं। नहीं, मैं सुब्रमण्यम पॉइंट्स हो सकते हैं, जफर इस्लाम को बोलने दीजिए जी।
हाँ, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, मेन एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट्स में है। बार बार हमारा प्रवक्ता भारत सरकार के बारे में बोल रहे हैं। असली करप्शन हायर लेवल्स में चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी से मिलावट से होता है। एक जमाना में डिसऑनेस्ट ऑफिसर्स बहुत कम रहे, अब उसका संख्या बढ़ गया है। इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट ऑफिसर्स की संख्या बहुत बढ़ गया है। अभी इस समय इसको हम अप्रेस करेंगे, हाईली रेट्रोग्रेड स्टेप रहेगा, बैकवर्ड स्टेप रहेगा। ओके, तो इस बात पर अब आते हैं कि अगला कदम क्या होना चाहिए। जफर इस्लाम, नासिर हुसैन, आप लोगों ने सुना है कि हमारे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। सब एक आवाज में कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत कदम है, ऐसे कोई कवच, प्रोटेक्शन, सैंक्शन की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप इस अमेंडमेंट बिल पर पुनर्विचार करेंगे, क्योंकि आने वाले विंटर सेशन में इसको लाया जाएगा। नासिर हुसैन जी, पहले आप बताएं कि आपकी पार्टी क्या करने जा रही है। देखिए, पार्टी क्या स्टैंड लेगी आगे चल के मैं अभी बता नहीं सकता कि, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि प्रोटेक्शन देने की जहां तक बात आई है एक बड़े सेक्शन को, बार बार देखिए हम आम बात में हर दिन यही बात करते हैं कि एक पॉलिटिशियन करप्ट है, मिनिस्टर करप्ट है, उस मंत्रालय में करप्शन हुआ है। लेकिन वहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, एक ही मिनिस्टर रहेगा, न 2 मिनिस्टर होते हैं एक मिनिस्ट्री में। वहां पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लेवल से लेके पीओन तक तो सारे ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब बिना इनकी सहमति से कोई करप्शन कहीं होता नहीं है। मुझे लगता है, मुझे पर्सनली ये लगता है कि जो हम ये बड़ा जो सेक्शन है जहां पे कैश एक्सचेंज होता है, इस सेक्शन को भी हमको लगता है कि ये इसके परव्यू के अंडर लाना चाहिए। उनके ऊपर उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए। इस्लाम जी, मैं आपसे भी सुनना चाहती हूँ, क्योंकि आप बार बार ईमानदार अफसरों के हरासमेंट की बात कर रहे हैं। जफर इस्लाम जी, आपसे भी मैं सुनना चाहती हूँ, क्योंकि आप बार बार ईमानदार अफसरों के हरासमेंट पर बात कर रहे हैं। आज जो जनता को हरासमेंट हो रही है उसके बारे में भी सोचिए। वो झेल रहे हैं क्योंकि वो उम्मीद करें कि कल अगर उनसे कोई घूस मांगेगा तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कम से कम ये आपका प्रॉमिस होना चाहिए। नहीं, 2 चीजें बोलूंगा। पहले तो आप जो बार बार योगेंद्र यादव जी ने भी कहा आप अध्ययन नहीं करके, लेकिन वो पढ़ कर आया वही मैं पढ़ कर आया, लेकिन उनके जो व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं मेरे व्यू पॉइंट्स नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि हमारे सरकार की जो इंटेंट है और जो हमारा जो व्यू पॉइंट है वो डिफरेंट है जो आपकी सोच है। आपने 2012 में जिस तरह से आपने केजरीवाल को सपोर्ट किया और आपने देखा आपने क्या किया था और आपके साथ क्या हुआ वो आप भी देखते हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रही है और शायद आपके पॉइंट जो भी है उसका भी सरकार मद्देनजर सारे लोगों के एक्सपर्ट्स के व्यूज डेफिनेटली रखेगी, इसलिए कि हमारी सरकार की एक ही मंशा है कि 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन। अगर उसमें कहीं आप लोगों की जो सजेशन है और उसमें प्रावधान ऐसा है कि इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है तो जरूर, इसलिए कि जब मंशा ये हो सरकार की कि करप्शन फ्री गवर्नमेंट हो तो फिर ये सोच भी नहीं आनी चाहिए कि भाई हम किसी को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इसलिए हम बहुत स्ट्रांगली इस चीज को बार बार कह रहे हैं कि हम प्रोटेक्शन के बिल्कुल खिलाफ हैं, बिल्कुल खिलाफ है। हाँ, हमने ये कहा कि ऑनेस्ट ऑफिसर को हरासमेंट नहीं होना चाहिए। कई बार गलत तरीके से हरासमेंट होता है, वो सिर्फ उस तरह का प्रावधान होना चाहिए कि हरासमेंट, लेकिन पॉलिसी जहां तक हो इस तरह से होनी चाहिए कि कोई भी गबन करने की कोशिश न करे, अगर करे तो उस पर सख्त कड़ी सजा हो। और अगर मगर सब ठीक है जफर इस्लाम, हमने सवाल पूछा था हमारे दर्शकों से, उसके वर्डिंग में समझा दूं कि क्या सरकारी अफसरों के खिलाफ जांच पर मंजूरी जरूरी करनी चाहिए। 82%, 82% लोग कह रहे हैं ना। राम कृपाल जी, इस सरकार को शायद ये समझना बहुत जरूरी है कि जो सारा गुडविल है कि एक ही झटके में मोदी जी ने इतना साहसी कदम लिया, काले धन पर अटैक किया है, वो सब कुछ हद तक कम हो जाएगा अगर आप सरकारी कर्मचारियों को प्रोटेक्ट करते जाएंगे। बिल्कुल, देखिए मैं तो कह ही रहा हूं कि ये पूरे देश की आम जनता को, उसमें युवा भी है, बुजुर्ग भी हैं, सारे लोग हैं, ये कतई नहीं समझा जाना चाहिए। मैं फिर भी एक बात कह रहा हूं कि गांव देहात का जो आदमी रहता है, शहर कस्बे का, बेसिक उसका सवेरे से लेकर के रात को जब बिस्तर पे जाता है तो सुबह बिजली से लेकर के रात तक उसका स्टेट कंट्रडिक्शन बेसिक है। उसे सब जगह सरकार के तूलो ये जितने होते हैं उन्हें साबिका पड़ता है, और वहां जितने भी बैठे हुए हैं वहां से लेकर के ऊपर तक, ये
जनता का अनुभव है कि शायद ही कोई एक ईमानदार वहां मिलता हो। जो मिलता है ईमानदार, उसके बारे में देखिए, कहीं किसी जिले में कोई ईमानदार अधिकारी चला गया, सुर्खियों में आ जाता है। आप समझ लीजिए, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट मान लिया कि बेईमान हो गई। यहाँ पर एक बात फिर, हम नहीं कह रहे हैं कि हर सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट है, हम नहीं कह रहे हैं कि हर सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट है, लेकिन जो एक धारणा है इस देश में कि वूम टू टूम यानी पैदा होने से मरने तक घूस की मांग की जाती है लाइफ के हर स्टेज पर, ये अगर नहीं रुकेगा तो क्या फायदा? आप कितने भी नोट रद्द कर दीजिए, बदल लीजिए, सिस्टम को तोड़ना बहुत जरूरी है। इसके बजाय आप अगर एक कवच देंगे सरकारी अफसरों को, तो शायद जो इंसान आज कष्ट सहने को तैयार है वो भी आपसे सवाल पूछेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा के इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए। नमस्कार।